तो जी बिजनेस के सभी दर्शकों को हैप्पी होली और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि बाजार की तरह ढेर सारे रंग आपको इस होली पर भी दिखे और वो आपकी होली को और आपके जीवन को रंगीन बनाए। डिम्पी, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं, मनाइए भी, बस इसके ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और वैसे जो कहते हैं ना कि बाजार के लोगों को हरे रंग को देखने की आदत ज़्यादा होती है और ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हर रंग का अपना महत्व है। इसलिए हरा हो या लाल, हर रंग को उतना ही प्यार करें। समझिए, हरा रंग है तो आपके लिए पैसा बनाने का मौका मिल रहा है, और लाल रंग है तो पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। तो किसी भी रंग से बैर या नफरत न करें, क्योंकि होली तो त्योहार ही प्यार और मोहब्बत का है। प्यार और मोहब्बत का, और ऐसा प्यार है कि रघुवीरा और दिगंबर यानी कि मसाने में भगवान सदाशिव शंभू हमेशा भभूत लगाए रखते हैं, लेकिन वाराणसी और बनारस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की छटा अलग ही है। वहाँ पे भगवान शिव भी होली खेलते हैं। तो ये उत्सव देश का उत्सव है, देश की आत्मा से जुड़ा हुआ उत्सव है और बड़े जबरदस्त मनाया जाता है। कोई भी देव हो, चाहे कृष्ण, राम या फिर शिव, सारे देव होली खेलते हैं। तो कम से कम हम भी उन्हें जो फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो होली धूमधाम से मनाइए, लेकिन सेफ तरीके से खेलें और इस तरह से खेलें कि आप उसे एंजॉय करें, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले एंजॉय करें, लेकिन ये एंजॉयमेंट की तस्वीरें भी हैं। हाँ, किसी का दिल न दुखाएं। किसी का दिल न दिखाएं। और इस एंजॉयमेंट वाली तस्वीरों को, शेर व शायरी को इस होली के पर्व पे आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपनी तस्वीरें आप हमको भेजिएगा, और साथ ही साथ आपकी जो भी शेर व शायरी है हमको भेजिएगा। ये ट्विटर हैंडल आपके सामने है, फेसबुक का हैंडल आपके सामने है, नोट कीजिए। वैसे तो आपके पास होगा, आपकी फोटो, आप फोटो बुक में जाएंगे ना, आपको दिख जाएगा, आपने फोटो खींच रखी है, फिर भी नहीं है तो नोट कर लीजिएगा और इस सारी की सारी फोटो भेजिएगा। और अनिल जी आपको बड़े ही चुटकीले अंदाज से आपकी फोटो के ऊपर विश्लेषण भी करके बताएंगे, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का करते हैं। हैशटैग का इस्तेमाल करना जरूरी है, और वो हैशटैग है होली विद जी बिजनेस, जी बिज। ये हमारा हैशटैग है। हैशटैग फिर से आपके सामने रखना है, होली विद जी बिज। ये हैशटैग आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा ये कि हमें तुरंत आपकी सारी फ़ोटो मिल जाएगी। फ़ोटो में एक ही कंडीशन है, आप फ़ोटो भेजें जितनी भेजें, पहली चीज़ आपको और दूसरी चीज़ हमें, दोनों को आपकी फ़ोटो पहचान में आनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि ये होली पे जो फ़ोटो दिख रही है वो डिम्पी की है या अनिल की है, ये नहीं होना चाहिए। तो फ़ोटो वैसी ही भेजे, नहीं, बिल्कुल नहीं, फ़ोटो वैसी भेजे जो पहचान में ना है, तभी तो होली की फ़ोटो का मज़ा है। तो होली में जितनी धूमधाम से आप होली मना रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो भेजें। और होली पर अच्छी सी शायरी भी आप लिख कर भेजें, थोड़ी हल्की फुल्की, दिल को खुश करने वाली, मार्केट से जोड़कर, अलग अलग रंगों से जोड़कर आप कर सकते हैं। आज बहुत कुछ है आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि कल है छुट्टी, तो इसलिए कल का काम। लेकिन होली की एक दो चीजें और बता दें, जब होली की बात निकली तो आज सुबह 10 बजे से हम होली पर एक खास आयोजन कर रहे हैं। हर एक घंटे रंग भी बरसेगा, धन भी बरसेगा। हर एक घंटे हम आपको एक बेहतरीन होली का शेयर बताएंगे, जो इस होली से अगली होली तक आपको दे सकता है शानदार मुनाफा। तो हर घंटे होली आपको जी बिजनेस के साथ मनानी है। और 10:30 बजे वाला शो जो अभी आपने बताया, होली हुड़दंग और शेयर दबंग, तो बेहतरीन शेयर जो आपको वो 12 बजे होगा, वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो होली के मौके पर कुछ बेहतरीन शेयर भी आपके लिए होंगे। कुल मिला के रंगों के इस उत्सव के अंदर आप धन की कमाई का भी इंतजाम हमने आपके लिए कर लिया है। तो रंग और धन दोनों चीजें आपको आज जी बिजनेस में जरूर मिलेंगी, इसलिए बने रहिएगा, तस्वीरें भी और इन कार्यक्रमों के साथ भी। खैर बहुत कुछ है अभी और भी आपके सामने बताने के लिए। हम ट्रिगर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। पहले फटाफट से आज के ट्रिगर्स देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ, एक ये बड़ा पड़ाव भी है, क्योंकि फेड की चल तो रही है बैठक, हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आज उसका फैसला आ जाएगा। इस बीच रुपए में कल कमजोरी हमको बनती हुई दिखी है। कल 43 पैसे की कमजोरी के साथ 69 पे बंद हुआ। हाँ, अपने मजबूती वाले लेवल से करीब 70 पैसे कमजोर हुआ, ये बात भी ध्यान देने वाली बात होगी। इसलिए रुपया आज ओपनिंग कैसे करता है, आज इसका रुझान कैसे रहता है, वो बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, होनी थी कल, हो रही है आज आखिरी मौका है। जिन्होंने निफ्टी को शॉर्ट कर रखा है उनको बाहर जाने का, या तो आज कमा के जाएंगे तो आज खाली होके जाएंगे। तो इसलिए कॉल के राइटर्स, यानी कि जो राइटर्स हैं, उनके लिए आज बड़ा दिन होगा और बाजार के लिए भी बड़ा मूव आ सकता है। माइंडट्री के प्यार को लेकर जो एलएनटी का दिख रहा है उसको बिल्कुल दरकिनार किया है। आज माइंडट्री एक काम और कर रहा है, वो है बायबैक पर बोर्ड की बैठक कर रहा है। बायबैक कितना बड़ा होगा, क्या भाव से होगा, और एलएनटी को क्या इस बायबैक से कुछ जवाब दिया जाएगा, इसके बारे में भी आज दिन भर चर्चा करेंगे। तो माइंडट्री भी अपने आप एक बड़ा ट्रिगर है। इस जो फॉसिटाइल मर्जर की बात, डील की बात हो रही है।
खैर इन ट्रिगर्स में सबसे पहले जरा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, वो आपने आज कैसे नोट किए हैं? ग्लोबल मार्केट के संकेत अब अहमियत भरे होते हुए दिख रहे हैं। डिम्पी, दो बड़ी चीज़ें हो रही है ग्लोबल मार्केट्स पर जिस पर नज़र रखनी चाहिए। पहली फेड की बैठक जो बड़ी है लेकिन बहुत असर डालने वाली नहीं, क्योंकि हमें पता है कि फेड इस बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा, लगभग ये तय है। तो ऐसे में फेड की कमेंट्री आगे के लिए क्या रहती है वो थोड़ी सी आपको नज़र रखनी है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ जिसकी वजह से कल अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए नजर आए, कहीं न कहीं चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर जो समझौते की बात थी वो धीमी और ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, और उसको लेकर बाजार की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ रही हैं, और वो चिंताएं कल अमेरिकी बाजारों पर हावी हुई। वैसे देखेंगे तो आपको 26-27 पॉइंट नीचे डाउ कहीं कोई कमजोर नजर नहीं आएगा कि ठीक है इतना क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 200-250 पॉइंट ऊपरी स्तरों से डाउ फिसल कर दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ है, और अमेरिकी फ्यूचर भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी दमदार तेजी है, ऐसा बड़ा एक्शन दिखाने के मूड में है। और एशियाई बाजारों की भी शुरुआत हुई, तो ट्रेड वॉर को लेकर अगर किसी भी तरह की बात पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर बढ़ती है, आप देखिए हांगकांग 100 पॉइंट नीचे है, तो अगर किसी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव बात अगर ट्रेड वॉर को लेकर बढ़ती है तो वो बाजारों को नजर रखनी। तो इसलिए मेरे लिए ग्लोबल संकेत थोड़ी सी सावधानी भरे। मैं मूड तो नहीं बिगाड़ूंगा, खराब तो नहीं मानूंगा, लेकिन सावधानी भरा जरूर मानूंगा। और दूसरा सावधानी भरा संकेत लंबे समय बाद आया, कल रुपए में एक अच्छा साइजेबल करेक्शन आया। हालांकि उसके बावजूद हमने 69 के लेवल को तोड़ा नहीं है करेंसी मार्केट में, क्लोजिंग अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जो रेंज थी उस रेंज के ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं। तो अभी तक तो कोई एक दिन के करेक्शन से दिक्कत वाली बात नहीं कि 8-9 दिनों से लगातार करेंसी भाग रही है और एक दिन थोड़ा करेक्शन दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी नजर रुपए पर रखनी है। पहला संकेत कल प्रॉफिट बुकिंग का करेंसी मार्केट में आता हुआ दिखा है, तो करेंसी आपको थोड़ी सी कमजोरी का संकेत दे रही है, और ग्लोबल मार्केट भी, तो थोड़ा सावधान रहें, बस इतना ही मेरा कहना है। ये ग्लोबल संकेत है। एफआईएस के संकेत शानदार है, पॉजिटिव है। घरेलू संकेत नेगेटिव साइड पर ही चल रहे हैं फंड्स के, और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट और ट्रेंड में इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने कोई बदलाव नहीं किया, न तो सेंटीमेंट कमज़ोर है न ही ट्रेंड कमज़ोर है, दोनों ही पॉजिटिव। कल जब निफ्टी क्लोजिंग में हमको 11,500 देखी गया तभी ये निर्णायक लेवल लग रहा था। आपकी शीट में कल 400 से हम 500 वाले निर्णायक लेवल की शिफ्ट कर गए हैं। बिल्कुल, आज निर्णायक लेवल 11,500 ही है डिम्पी, और 11,500 के ऊपर जब तक बने हुए हैं तब तक तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही थी कि आप कहीं कमजोरी में हैं, और 11,500 भी टूट जाए तो बड़ी बात है। पहला कमजोरी का संकेत तो 11,500 के नीचे ही आएगा। 29,800 ये मैंने थोड़ा एग्रेसिव लेवल दिया है बैंक निफ्टी पर। 29,800 के थोड़ा सा नीचे हम बंद हुए, निर्णायक लेवल 29,800 दिया है। देखते हैं 29,800 के ऊपर निकलकर टिक पाते हैं, यानी टिकेंगे तो फिर बढ़िया तेजी के संकेत आएंगे जो 200 पॉइंट निफ्टी में और बढ़त बना सकते हैं। ये निर्णायक लेवल है। रेंज बता दूं आपको, छोटी रेंज 11,475 से 11,550 की बनती है निफ्टी पर, इस रेंज पर फोकस कीजिए। मीडियम रेंज 11,425 से 11,600 की, बस ये दो ही रेंज मैंने दिए। एक्सट्रीम रेंज की मुझे नहीं लगता कि आज जरूरत है, शायद इसी रेंज में बाजार वक्त बिता दे। बैंक निफ्टी 29,600 से 29,800 ये छोटी रेंज है, और आप 29,800 के बेहद करीब बंद हुए हैं, तो छोटी रेंज मैंने एकदम छोटी दी है। 29,500 से 29,900 ये मीडियम रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की, और एक्सट्रीम रेंज भी मेरे पास है और बिल्कुल क्लियर कट डेटा है, वो है 29,350 से लेकर 30,000 की रेंज। ये आपके लिए एक्सट्रीम रेंज का काम कर सकती है, तो ये है वो रेंज जिस पर आपको करना है फोकस। इस एक्सट्रीम रेंज के अंदर आपने 29,500 को इम्पोर्टेंस को कम किया है, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि सीधा 350 लाना पड़ा? नहीं, 29,500 के नीचे सीधा लेवल 29,350 29,400 की रेंज का आता है, यहाँ पे आपने 2 दिन तक लो बनाया और एक दिन क्लोजिंग भी दी है, तो बिल्कुल आज बैंक निफ्टी में कहीं कोई लेवल में दिक्कत नहीं। नीचे के लेवल एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं मुझे, और नीचे के लेवल जो परफेक्ट दिख रहे हैं उसमें रेंज भी बता दूं, जहां आज दिन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 29,500 से 29,600 के बीच में, बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी आसानी से वो रेंज लेवल तोड़ेगा ही नहीं। तो 29,500 29,600 के आसपास आते ही बैंक निफ्टी में तुरंत खरीदारी आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। तो 29,350 बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि 29,500 29,600 भी तोड़ेंगे। ये सपोर्ट जोन है दिन के लिए। वैसे ही सपोर्ट जो निफ्टी के लिए 11,425 से 11,475 के बीच में, आप इस रेंज के बीच में मजबूत सपोर्ट आते हुए देखेंगे। 11,425 11,475 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा दिन के लिए, वहीं 29,500 से 29,600 बैंक निफ्टी के लिए। 1.79 आपने कहा है विक्स पीसीआर, माफ कीजिए, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ी चिंता की बात है। अगर हम आज और बढ़ गए तो समझिए बहुत तेजी दिखा दें और पुट कॉल रेशियो यहाँ से 8-10 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाए, तो मैं ये कहूँगा कि ऊपरी स्तर पर सावधान रहना चाहिए। सावधान होने का वक्त आ रहा है थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर, क्योंकि ये पुट कॉल रेशियो आपको थोड़ा ओवरबॉट होने के संकेत दे रहा है। हालांकि एक्सपायरी के दिन
थोड़ा आपको मार्जिन रखना पड़ता है। एग्जैक्टली आप डेटा पे नहीं जा सकते, थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है। एक्सपायरी का दिन नहीं होता तब तो पक्का मैं बोलता हूँ ओवरबॉट है। तो एक्सपायरी का दिन है तो आप 8-10 बेसिस पॉइंट का थोड़ा और कुशन रख ले, तो और ज़्यादा अगर ये बढ़ जाए ना तो फिर आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है इस पर। ठीक है, अब आते हैं उनके पास जिनके पास अभी भी निफ्टी की पोजीशन है, चाहे वो वीकली बेसिस पर बनाई गई ऑप्शंस की पोजीशन या फिर सीधा फ्यूचर्स खड़े हों, उनके लिए क्या स्टॉप लॉस होंगे? देखिए निफ्टी के लिए इंट्राडे में आपके पास जो अगर पोजीशन है तेजी की, तो स्टॉप लॉस है आपका 11,450। बहुत कम रिस्क लेने वाले और जिन लोगों ने कल 11,500 के ऊपर तेजी की पोजीशन बनाई उनके लिए स्टॉप लॉस 11,500 है। ओके, बहुत ही कम रिस्क वाले लोग जो हैं उन वो 11,500 का रखें, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है इंट्राडे के लिए वो 11,450 का है। पहली बात, क्लोजिंग बेसिस पर अगर 11,425 के नीचे आप बंद होते हैं तो ही निफ्टी में आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आइए, दोनों ही सेम ही दिया है, क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों 29,500। अगर जिनको बहुत कम रिस्क रखनी है डिम्पी, वो 29,600 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि 29,500 का स्टॉप लॉस आपको 250 पॉइंट दूर दिखेगा और 250 पॉइंट दूर दिखना वाकई में बड़ी चीज़ है। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको रिस्क कितनी रखनी है। अगर रिस्क कम रखनी है 29,600 का रखिए, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 29,500 ही है। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस हैं उनके तो खैर सभी स्टॉप लॉसेस कल शॉर्ट भी लगे। हमने दिए नहीं ना। हाँ, दिए भी नहीं थे। हमने कल भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, 2 दिन से मैं शॉर्ट दे नहीं रहा। आज दे रहा हूँ। अच्छा, आज दे रहे हैं? हाँ, आज दे रहा हूँ। तो बता दीजिए फिर निफ्टी के अंदर बाय और सेल कैसे कैसे बनाए? अब देखिए निफ्टी खरीदना है, ये बात पक्की है। अब डिम्पी इसमें बड़ा सवाल है खरीदना कहाँ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कमज़ोर नहीं हुए तो पहला मौका 11,500 पर आता है। 11,500 पे खरीदेंगे तो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट बदल जाएंगे। ज़्यादा सेफ कहाँ है, 11,450 के नज़दीक है, उसके बीच में 11,475 पे भी रुक सकता है। तो या तो आप ऐसा करें कि आपको किश्तों में खरीदना है, वो हर 25 पॉइंट हो सकता है या हर 50 पॉइंट हो सकता है, जिसकी शुरुआत आप 11,500 से कर सकते हैं। अगर आपको 25-25 पॉइंट पे लेना है तो 11,500 पे लीजिए, 11,475 पे लीजिए और 11,450 पे लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एक ही बार खरीदना है तो 11,450 पे खरीदना है, 2 बार खरीदना है तो 11,450 और 11,500 पे खरीदना है। स्टॉप लॉस क्लियर है और वो है 11,400 का। फिर से आपको 11,500, 11,525 और 11,550 तक के लक्ष्य मिल जाएंगे अगर आप करते हैं खरीदारी। और आज निफ्टी में मैं बिकवाली की राय भी दे रहा हूँ। ओके, 2 दिनों के बाद, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा वोलेटाइल ट्रेड मिलेगा, दोनों तरफ मौका मिल सकता है। थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करने में हर्ज नहीं। 11,600 के नज़दीक बेचना है, 11,575, 11,600 की रेंज में कहीं आप बेच सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 11,625 का, 25 पॉइंट, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरे पास कुछ है नहीं, अंदाज से दे रहा हूँ मैं कि 25 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस मार लो और 11,550, 11,525 तक का एक करेक्शन आपको मिल सकता है। तो शॉर्ट करने की राय इस तरह से है निफ्टी पर। ऐसे कुछ बैंक निफ्टी पर भी है? हाँ, बैंक निफ्टी में भी बात हुई कि आपको खरीदना कहाँ है। मेरा कंफर्ट 29,500 से 29,600 की रेंज में बिल्कुल है, 100% है। यहाँ पर आता है तो खरीदना ही चाहिए इस रेंज में। 29,600 पे भी ले लीजिए, 29,500 के लिए भी जगह छोड़ दीजिए। और 29,350 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाएगा ही नहीं। तो इस रेंज में मौका मिले तो छोड़िएगा मत, बैंक निफ्टी को ले ही लीजिए। 29,350 का स्टॉप लॉस, फिर से 29,800 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए आपको। शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं जहाँ बंद हुए हैं। स्टॉप लॉस छोटा लगा लीजिए, 29,850 का अंदाज से दिया है। 29,825 भी लगा सकते हैं चाहे तो, 2 दिनों के हाई पर। वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर एक चांस ले सकते हैं बेचने का। चांस में क्या होगा, 29,600, 29,500 और बहुत हो गया, वैसे चांस नहीं है नीचे का 29,400 का, मैंने ऐसे ही लिख दिया। 29,600, 29,500 ये 2 लेवल के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के सेक्टर से मिड के प्राइवेट बैंक्स अच्छे दिख रहे हैं मुझे। हालांकि एक चीज़ मैं बताऊं कि आज का मेक और ब्रेक सेक्टर तो बैंक निफ्टी है। ओके, हाँ। अगर बाजार में तेजी होनी है तो बैंक निफ्टी को 29,800 के पार निकल कर टिकना जरूरी है। बैंक निफ्टी 29,800 के पार टिकेगा नहीं तो बाजार में तेजी नहीं बनेगी निफ्टी, ये चीज़ बहुत क्लियर है। तो तेजी के लिए बाजार में बैंक निफ्टी का 29,800 के ऊपर टिकना जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। कमजोरी होगी तो भी बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग से ही कमजोरी की शुरुआत होगी, ये क्लियर है। लेकिन इस बीच मिड कैप प्राइवेट बैंक्स मुझे मजबूत नजर आ रहे हैं, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। कोई डीसीबी, कोई कर्नाटक, कोई साउथ इंडियन बैंक, इस तरह के जो बैंक्स हैं ये छोटे छोटे, ये थोड़ी मतलब ऐसा लाइफ लौटने के संकेत दिखा रहे हैं कि हमारे में कुछ एक्शन हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये सेक्टर्स हैं। हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों में अच्छे रनअप के बाद अब मैं थोड़ा सावधान हूँ।
एक थोड़ा करेक्शन हो जाए 3 से 5% का, उसके बाद देखेंगे कि फिर से कब खरीदना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है हल्की, और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो ऊपरी स्तर पर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं OMC को। ठीक है, इस बीच FIs और F&O के आंकड़ों की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा F&O के बैन बता देता हूँ। शेयर कोई एंट्री और कोई एग्जिट नहीं हुआ, जस्ट की तस सिचुएशन है। 7 शेयर बैन में थे, सातों के सातों बैन में ही है। IDBI, जेट एयरवेज, अदानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस कैपिटल, पावर, BEML और जस्ट डायल, ये सातों के सातों ये बैन में है। अब सर जरा FIs पे। FIs के डेटा मजबूत है। 2100 करोड़ की खरीदारी कैश में है। स्टॉक फ्यूचर सामने सिर्फ 600 करोड़ के बेचे, तो नेट 1500 करोड़ की खरीदारी बढ़िया बन जाएगी। सामने 1250 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं घरेलू फंड ने, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जब आपकी जरूरत पड़े तो जरूर आ जाइएगा वापस से पैसा लगाने के लिए, आपके पास ही पैसा है। हाँ। एक तो इन्वेस्टर वैसे भी दे रहे हैं, दूसरा आप बेच भी रहे हैं, तो ये दोनों चीजें 10-15 हज़ार करोड़ तो इकट्ठा कर ही लिया। हाँ, आराम से इस बेच के पुराना तो पड़ा ही है। और दूसरी चीज़ ये कि 300 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए, वो भी डेटा अच्छे, तो डेटा कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास, एकदम परफेक्ट। ये डेटा तो नीचे जाने ही नहीं देते बाजार को। ये इंटरेस्टिंग। अब जरा F&O के हिसाब से भी आते हैं। एक तो 10,500 निर्णायक लेवल क्यों? हाँ, 10,500 के पुट पे है डिम्पी 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, और कॉल्स में है 35 लाख शेयर, बराबर है दोनों 11,500। ओ माफ कीजिएगा, ये 10 वो जल्दी आ गए क्या हम 10 से 11 में? जल्दी तो आए, जल्दी आए, जल्दी तो आए, तो आदत कैसे बदलेगी? हो जाएगा सर, करते करते अभ्यास से जड़ वाला हिसाब किताब हो ही जाएगा। हो जाएगा। चलो, कल भी हुआ था ना ऐसे ही, कल ऐसे ही हुआ। हाँ, तो 11,500 ये अच्छा, ये तो फिर भी ठीक है। आज सुबह जब मैं डेटा लिख भी रहा था ना, तब भी 10 लिखा ना 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 10 वाला तो ठीक है, ये लिखने में 11 ही आता। बैंक निफ्टी में बहुत दिक्कत है। 26,900 29,600 नोट 6 वाला जो है ना, वो 29 और 26 वाला चक्कर पड़ रहा है। वहाँ तो सीधा 3,000 का फर्क पड़ता है भाई। तो यही 3,000 पॉइंट ही बढ़ा है। बिल्कुल। तो 11,500 निर्णायक लेवल इसलिए है क्योंकि 35 लाख शेयर कॉल्स में है, 39 लाख शेयर पुट में है, तो वो उस लेवल के नीचे जाएंगे तो ही कमजोरी का पहला संकेत होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि आप उस लेवल को ही ना तोड़े दिन भर, मतलब कुछ कह नहीं सकते आप कि मजबूती का मार्केट है। आप देखिए, कल हमने क्लोजिंग के वक्त बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय दी थी, तब मेरे ख्याल से 29,750 770 के आसपास चल रहा था। हमने कहा 29,700 आए, 29,600 आए और लीजिए, और दोनों लेवल आपको मिले और वापस बंद होकर डे हाई पर आए। तो मतलब जब गिरता तो भी बड़े फोर्स से वापस रिकवर होकर आता है कि मुझे बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपकी वाली बात है ना, वो चिढ़ जाता है। हाँ, चिढ़ जाता है, मुझे गिराया क्यों। हाँ, तो ये चीज बहुत क्लियर है कि नीचे रहना नहीं है इसको, इसलिए 29,500 माफ किए 11,500 आपके लिए बड़ा निर्णायक लेवल हो गया आज। निफ्टी पर 11,400 जहाँ 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे आप जाएंगे नहीं। और 11,600 पर 32 लाख शेयर कॉल्स में, तो वहाँ आप रुकेंगे। दिक्कत एक ही है, 11,400 और 11,500 के पुट कॉल्स को मिलाकर 40 लाख शेयर हैं शॉर्ट। ये शॉर्ट कवरिंग कहीं कहीं तो आनी है, मतलब 400 वाले और 300 वाले भी, 400 वाले और 500 वाले भी, क्योंकि कल आप 532 पे बंद हुए। 300 वाला का हो गया सर काम तमाम? 300 वालों में बहुत कम बचे हैं, 10-12 लाख के बचे, ज़्यादा नहीं। हाँ, काम तमाम हो चुका है। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर। पुट कॉल रेशियो जरूर हायर साइड पे, जो थोड़ी सी चिंता की बात है, 1.79 ज़्यादा है, इस पर थोड़ा सा सावधानी रखना है। एक और चीज़, क्यों मैं 11,600 के ऊपर के लेवल आज नहीं दे रहा हूँ, निफ्टी वीकली एक्सपायरी जो है आज, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,600 पर है, तो वीकली बेसिस पे लोग ये मान के चल रहे हैं। अच्छा, वीकली बेसिस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 और 11,600 पर है। इसका मतलब ये कि वीकली एक्सपायरी वाले ट्रेडर ये मान रहे हैं न 11,500 के नीचे जाना चाहिए, न 11,600 के ऊपर जाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। और यही वजह जी बिजनेस का पोल भी कल यही बता रहा है, 11,500 से 11,550 के बीच में वीकली एक्सपायरी हो सकती है। तो ये निफ्टी के डेटा क्लियर है। अब बैंक निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी के डेटा, बैंक निफ्टी के डेटा में डिम्पी देखिए 29,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है। वीकली और मंथली दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो 13 लाख शेयर खुले हुए हैं, तो वो उसके नीचे जाएगा ही नहीं। 30,000 के ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि 10 लाख शेयर वहाँ पर हैं, तो वहाँ रुकना है। उससे पहले एक बढ़िया मजबूत सपोर्ट दिख रहा है 29,500 से पहले, वो है 29,600 जहाँ 6 लाख शेयर है। तो मैं ये कहूँगा कि 29,600 भी आए ना तो इंतजार मत कीजिएगा किसी का, शॉर्ट भी काटिए, फ्रेश खरीदारी भी कीजिए। तो ज़्यादा नीचे नहीं है, 150 पॉइंट ही नीचे फिर। हाँ, वहीं ले लीजिए, वहीं ले लीजिए, हिम्मत करनी पड़ेगी। 29,500 आए और ऐड कीजिए, ठीक है ना। तो ये लेना ही लेना है आपको, ये क्लियर कट है। ऊपर छोटी छोटी रुकावट है 29,800 29,900 के आसपास, रुकना है इसको 30,000 के नज़दीक ही है बस, उसके पहले रुकना नहीं। तो 29,500 से 29,600 मजबूत सपोर्ट,
29,950 से 30,000 प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। अब सीधा सीधा आज के स्टॉक्स पे आ जाते हैं। एफएनडो का तो आपने डिस्कस हटा दो, आज खाली स्टॉक ही रखो। आज का चलिए, आज का खाली स्टॉक ही रख देते हैं। स्टॉक ऑफ द डे फिर बताइए, बताइए सर। एकमात्र है और वो है स्पाइस जेट। आज खरीदारी करने की राय। किसी का फायदा किसी का नुकसान। तो जाहिर सी बात है, जेट एयरवेज को जो मुश्किलें आ रही है और अब वापस जेट एयरवेज को लेकर सरकार एक्शन में आ रही है, लेंडर्स एक्शन में आ रहे हैं कि अब ये मतलब ऐसा कुछ नहीं किया गया 5, 7, 10 दिन तो ये जेट एयरवेज बंद ही हो जाएगी। ये उस तरह की सिचुएशन में आ गई। अगर इसको बचना है तो अगले 5, 7 दिन में बच जाना है, क्योंकि इतिहाद वो खुद अभी ढीला पड़ रहा है। खैर इतिहाद के सारे इन्वेस्टमेंट पिछले 2-3 साल के सब लॉस में ही चल रहे हैं। उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं। वो तो उनके वहाँ बढ़िया है कि तेल निकलता है तो पैसे आते रहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि उनके पास भी बहुत पैसा है। तो अब दिक्कत है कि जेट एयरवेज को बचाएगा कौन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें जो दिख रही हुई है कि लेंडर्स जा रहे हैं या जिन्होंने लीज पे विमान दिए हुए थे जेट एयरवेज को, वो स्पाइस जेट को अप्रोच कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। स्पाइस जेट में अजय सिंह ने 2 बार ये करके दिखाया कि ऑपरेशनली उन्हें एयरलाइंस प्रॉफिटेबल चलाना आता है, कैसे भी कॉस्ट कंट्रोल करके या सही रूट्स पे चल के, प्राइसिंग ढंग से करके, कॉस्ट को कहाँ ऑप्टिमाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें उनकी मास्टरी है। तो अगर और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा कॉम्पिटिटर है इंडिगो, जिनके वो नियो मैक्स विमान उनके भी थोड़े ज़मीन पे हैं। तो अब ज़्यादा स्कोप किसी और एयरलाइंस के पास और करने का है नहीं, और ऐसे में 50 एक विमान इनके पास आ जाते हैं। अभी मैं खुद देख रहा था इस वीकेंड पर, आप देखिए जो एक्सटेंडेड वीकेंड है 4 दिन पे देखिए, मतलब सपोज उदयपुर दिन की 8 फ्लाइट जाती हैं तो 3 फ्लाइट रह गई हैं या 4 फ्लाइट रह गई हैं। क्यों? क्योंकि जेट की फ्लाइट्स ही कम हो रही हैं, मुश्किल से 30-40 फ्लाइट्स चल रही हैं, विमान है। तो ये जो दिक्कतें हैं ये स्पाइस जेट के लिए फ़ायदे की बात है। मुझे लगता है स्पाइस जेट पे खरीदारी करनी चाहिए 77 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 80, 83, 86 3 टारगेट के लिए, और 2-2 डिजिट वाले टारगेट है तो अभिषेक ने तीनों एक साथ लिख दिए। हाँ, तीनों एक ही स्क्रीन में आपके लिए तीनों टारगेट आ गए, एंजॉय कीजिए इसे। 80, 83 और 86 ये है स्पाइस जेट के आज के टारगेट। स्टॉप लॉस भी आप नीचे देख पा रहे हैं, वो है 77 का, इस पर भी आप ध्यान रखें। आज का हीरो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन वो होगा 9 बजे के बाद। पहले आप फास्ट मनी भी देखेंगे, फिर आज का हीरो भी होगा उसी समय। हम फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में वापस से चर्चा करेंगे, तो सब कुछ होगा। लेकिन इस बीच अब आपको एक काम और करना है। आज के हमारे जो रिसर्च एनालिस्ट जुड़ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि आज खबर वाले शेयर कौन से, आप नोटिस कर लीजिएगा। संदीप आपको बताने वाले हैं, पूजा भी यही काम करेंगे, आपको खबर वाले शेयर्स बताएंगी। दिवांशी के पास हमेशा की तरह रिपोर्ट्स है, अच्छी तरह से एनालिसिस की हुई। तो पहले संदीप जरा आप बताएं आज के खबर वाले शेयर कौन से हैं। पहले डिम्पी रोज की तरह ट्रिगर्स या तो फिर इवेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। आज सबसे पहले आप अदानी ट्रांसमिशन पर नजर रखिए। इनकी एनसीडीज के बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक है, 1400 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक ये करना चाहते हैं, इसके ऊपर नजर रहेगी। वोडाफोन आइडिया की भी आज बैठक है, जो इन्होंने राइट्स इशू का ऐलान किया था, उसकी प्राइसिंग और क्या रेशो होगी राइट्स की, उसके ऊपर आज बोर्ड फैसला लेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइंट्री तो फोकस में रहेगा ही, आज बायबैक का अनाउंसमेंट होना है, इस पर हम आपको आगे और डिटेल्स भी देंगे। आज आरईसी की बोर्ड बैठक भी है, जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो ये कुछ 4 स्टॉक्स हैं जो कि बोर्ड बैठक के चलते फोकस में हैं। इसके अलावा जो इश्यूज खुले हुए हैं उसमें एम्बेसी ऑफिस पार्क का जो रीट का इशू खुला था उसका आज आखिरी दिन है। अब तक अगर आप देखें करीब करीब आधा ये इशू भरता हुआ दिखा है। इसके अलावा एमएसटीसी, इसका भी आईपीओ का आज आखिरी दिन है। सरकार ने प्राइस बैंड रिवाइज भी किया था, उसके बाद आप देखिए ठंडा रिस्पॉन्स ही है, 1.25 गुना से कम ही रिस्पॉन्स इसको देखने को मिला है। लेकिन सीपीएसई ईटीएफ जो कि कल खुला था एंकर निवेशकों के लिए, शानदार रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिला है। एंकर निवेशकों के लिए खुला था, करीब करीब 6 गुना के आसपास की बोलियां यहाँ देखने को मिली है। 1050 करोड़ रुपए का पोर्शन था, उसके सामने 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां देखने को मिली है, और आज ये जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए खुलेगा। इसके साथ साथ आप ओएनजीसी पे भी नजर रखिए। 23 मार्च को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें अंतरिम डिविडेंड के ऊपर विचार होगा। एक अंतरिम डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हैं और सरकार की मांग के ऊपर अब ये दूसरा डिविडेंड, इसके ऊपर 23 मार्च को विचार करेंगे ये। इसके साथ साथ कोलगेट, इनकी भी 29 मार्च को बोर्ड बैठक है, डिविडेंड के ऊपर ये कंपनी भी फोकस करेगी, और 8 अप्रैल इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई है। आज आपको ध्यान देना होगा जुबलेंट लाइफ के ऊपर भी। आज हो सकता है कि कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स इस कंपनी में होती हुई दिखें। दरअसल एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट जो है इस कंपनी का, वो करीब 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी की बेचने जा रहा है। हो सकता है कि 8% डिस्काउंट पे सौदा हो, और 35 लाख शेयरों की जो ब्लॉक डील है वो इस कंपनी में आज हो सकती है। तो ये स्टॉक आज जरूर लाइमलाइट में रहेगा। और आखिर में जेट एयरवेज, जहां पे खबर ये है कि 6 और विमान इनके ग्राउंडेड हो चुके हैं, और इनफैक्ट अब तो इनके जो पायलट्स हैं उन्होंने भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको एक चेतावनी जारी कर दी है। वही कह रहे हैं कि हमें एक ठोस प्लान चाहिए, 31 मार्च तक ये जो ठोस प्लान है वो सामने आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 1 अप्रैल से हो सकता है कि वो शायद जो फ्लाइट्स हैं वो ना उड़ाएं। ठीक है,
पूजा आप भी बताएं खबरों वाले शेयर्स। आरती ड्रग्स पर आज नजर रखें। कंपनी की कल बैठक हुई थी जिसमें कि 2.82 लाख शेयर्स को मंजूरी मिल चुकी है और इसका जो भाव है ये 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बाईबैक करेगी। करीब 39% प्रीमियम पर यह भाव तय किया गया है। तो आरती ड्रग्स आज फोकस में रहेगा। मारुति सुजुकी पर नजर रखिए। कंपनी अपने इको मॉडल के जो दाम है वो बढ़ा सकती है, 400 से लेकर 23,000 तक ये दाम बढ़ा सकती है। तो आज मारुति सुजुकी नजर पे रखिए। रैलिस इंडिया आज फोकस में रहेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंपनी के अंकलेश्वर यूनिट में कामकाज रद्द करने का आदेश दिया है और उसकी वजह है कि ट्रांसफर ऑपरेशन के दौरान आग लग गई थी जिसकी वजह से यह आदेश दिया गया है। तो रैलिस इंडिया आज फोकस में रहेगा। रेलिगे एंटरप्राइजेस पर भी आज एक्शन देखने की उम्मीद है। सेबी का कहना है कि मलविंदर और शिविंदर सिंह रेलिगे एंटरप्राइजेस का जो भी हिस्सा है वो नहीं बेचा जाएगा इन दोनों की तरफ से। ये सेबी का आदेश दिया है जिसका कुछ रिएक्शन आज रेलिगे एंटरप्राइजेस में देखने की उम्मीद है। मुथूट कैपिटल पर नजर रखिए। 15 मार्च को कंपनी ने जो 236 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन पूरा कर लिया है और वित्त वर्ष में अब तक 750 करोड़ के आसपास का सिक्योरिटाइजेशन पूरा हुआ है कंपनी की तरफ से। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। फ्यूचर एंटरप्राइजेस ब्रिकवर्क्स ने रेटिंग दी है कंपनी के एनसीडी में को AA की रेटिंग बरकरार रखी है और आउटलुक अपना स्टेबल रखा है। इसके चलते आज फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर नजर रखनी होगी। और कॉक्स किंग्स में भी आज एक्शन देखने की उम्मीद है। कंपनी ने हंगरी में अपना पहला होटल खोला है। 144 कमरों का ये पहला होटल खोला गया है कंपनी की तरफ से। तो आज कॉक्स किंग्स पर भी फोकस रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारे खबरों वाले शेयर हैं जो पूजा भी आपको बता रही हैं। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जरा जल्दी से समझ लीजिए। देवांशी बताएं रिपोर्ट्स क्या हैं। विवराज, सबसे पहले इंटरेस्टिंगली एक्सिस बैंक है क्योंकि इतनी रैली के बाद भी यहाँ पे जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं और स्पेशली यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है वो मैनेजमेंट पर है और मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले 3 साल में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो वापस आएगा 18% के करीब और NPAs यहाँ पे ब्रोकिंग हाउसेस को लगता है कि बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली एक विजिबिलिटी उनको अर्निंग्स में दिख रही है। इसी के चलते यहाँ पे नोमुरा ने अपने जो लक्ष्य वो बढ़ा दिए, 850 से बढ़ाकर 900 तक के लक्ष्य अब वो बता रहे हैं और CLA से भी बता रहे कि आने वाले 3 साल में जिस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ सकती है तो बेहतर एग्जीक्यूशन के साथ ग्रोथ में भी काफ़ी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है और 840 तक के टारगेट CLSA के हैं। डॉइश बैंक 875 तक के टारगेट्स वो बता रहे हैं और सिटी और जेफरीज के भी करीब 900 तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क यहाँ पे भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हुए दिख रही हैं। हम कहीं ना कहीं 1300-1400 के टारगेट्स देखते थे, अब टारगेट्स यहाँ से बढ़ चुके हैं। CLSA 1600 तक के टारगेट्स दे रहा है और मैक्वारी 1780 के टारगेट्स अब वो बता रहे हैं। एक SSSG ग्रोथ में हाई बेस के मुकाबले अभी भी SSSG ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है आने वाले क्वार्टर्स में और इसके अलावा जो नए लॉन्चेस यहाँ पे इवेंट से पहले IPL से पहले आते हुए दिख रहे हैं, इससे ग्रोथ का अनुमान जरूर बन रहा है। साथ ही मैक्वारी ने HCL टेक पर पॉजिटिव रिपोर्ट दी है और परफॉर्मेंस की रेटिंग है और 1300 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं। जो जेरोक्स के साथ डील की है कंपनी ने वो काफ़ी पॉजिटिव है, बड़ी डील है। मैक्वारी की रियल एस्टेट पर पॉजिटिव रिपोर्ट है जहां पे वो मानते हैं कि GST और रेरा का जो फ़ायदा है वो छोटी अवधि में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा दिखेगा। फीनिक्स मिल्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स इनके 2 टॉप पिक्स हैं। आज इंटरेस्टिंगली HSBC की स्मॉल बैंक्स पर रिपोर्ट आई है जहाँ पे इक्विटास और उज्जीवन उनको पसंद है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी और जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जिसकी बात चल रही है वो 20% से भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। तो उज्जीवन पे 365 की टारगेट्स है और इक्विटास पर खरीदारी की राय 160 तक के टारगेट्स है। मिंडा और सुब्रोस पर आज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। आप देखिए मारुति अपना प्रोडक्शन कट रही है लेकिन ऑटो एंसिलरी सेगमेंट पर जो रिपोर्ट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव आती हुई दिख रही है। नोमुरा की मिंडा इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, खरीदारी के साथ कवरेज इनिशिएट किया है, 490 तक के टारगेट्स दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो नए कारोबार हैं उससे जो मार्जिन्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे और जो मुनाफा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। अगले 3 साल के लिए जो अनुमान है वो 30% का मुनाफे का अनुमान यहाँ पे बन रहा है और HDFC का सुब्रोस पर ही आज जो पॉजिटिव रिपोर्ट है 310 तक के टारगेट्स वो अब बता रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ठीक है देवांशी, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप सभी बहुत अच्छे लग रहे थे पैनल में, जब संदीप भी दिखे हमको, पूजा भी दिखे। आज कलरफुल पैनल है और बाकी भी पैनल दिखा और कलरफुल। आप देखिए स्टूडियो में कितने कलरफुल, स्टूडियो का पूरा स्टूडियो का सीन दिखाइए, इससे ज्यादा कलरफुल हो नहीं सकता। देखिए और जरा देवांशी को भी लीजिए भाई, पूरा सारा। हाँ देवांशी ने ऐसा क्या किया जो उनको, हाँ सबसे ज्यादा कलरफुल तो देवांशी लग रही है। थैंक यू सर, आप भी बहुत ग्रीन एंड गोल्डन। ग्रीन मैंने कलर सही पहचाना, मैं थोड़ा कलर ब्लाइंड हुआ एक्चुअली। हाँ सी ग्रीन, हाँ मतलब मैं इतना ग्रीन समझ गया इसको, यही बड़ी बात समझिए आप इसको। तो और सुब्रमण्यम सर भी बहुत अच्छे, सुनील सर अच्छे लग रहे हैं। और पिंक ऑफ हेल्थ जैसा मार्केट है शिवाली। तो जल्दी आप सबको गुड मॉर्निंग। और जरा विंडो भी दिखाइए, जरा कुणाल जी राकेश जी के भी दर्शन कर लिए जाएँ।
राकेश जी भी कुछ तो अच्छा ही पहन के आए होंगे। हाँ, राकेश जी भी देखिए कुर्ते में बहुत बेहतरीन। राकेश जी तो बिल्कुल डैशिंग है। राकेश जी ऑलवेज डैशिंग। राकेश जी की तो पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है। इन्होंने फेसबुक पे अपनी मदर के साथ एक फोटो डाली है, वो भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत इमोशनल फोटो है। इसलिए मेरे में एक सवाल आ रहा है वो, हाँ। कि राकेश जी कभी ऐसा हुआ है कि होली में आप इतना रंग खेल के आए हो, आपको घर वालों ने पहचाने नहीं हो गए आप राकेश जी? डिम्पी जी तो हर साल होता है मेरे साथ। अच्छा, ये रंग की वजह से होता है। आई होप भंग की वजह से नहीं होता। ऐसा ना हो रंग की वजह से नहीं घर वाले न पहचाने तब तक ठीक है, ऐसा ना हो कि ये भंग की वजह से घर ना पहचान पाए कि मेरा घर कौन सा है। चलिए आइए पिक्स की करते हैं शुरुआत। राकेश जी आप ही इनॉग्रेशन कर दीजिए आज की पिक्स का, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो अनिल जी एंटायर जी बिजनेस को, आपको, डिम्पी जी को, सब गेस्ट पैनल को और सब व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी आज जो मेरी पिक्स हैं, दो तरह की पिक्स हैं। एक तो हाई रिस्क पिक्स हैं, दो लो प्राइस स्टॉक्स हैं। पहला है सीजी पावर। सीजी पावर ने एक नेकलाइन को तोड़ा है और जिस तरीके से सीजी पावर का टेक्निकल रुझान है, यहाँ पर एक बड़ा उछाल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 44 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी की राय रहेगी 49.5 के टारगेट के लिए। दूसरी खरीदारी की राय है जीएमआर इंफ्रा पर। यहां पर भी टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। 16 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 19 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य के लिए जीएमआर इंफ्रा को खरीदने की राय है। और एक हाई प्राइस स्टॉक आईजीएल, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक ने कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। 288 का स्टॉप लॉस, 316 के लक्ष्य के लिए आईजीएल में खरीदारी की राय है। ठीक है, एक आईजीएल आप कह रहे हैं और एक सीजी पावर आप कह रहे हैं कि दोनों पे खरीदारी की जा सकती है। दोनों मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, इस पे आप जरूर ध्यान रखें। आईजीएल और एक सीजी पावर है। ठीक है शुभम, गुड मॉर्निंग और आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। होली की सभी को बहुत शुभकामनाएं और मार्केट का आज का एक्सपायरी का रंग भी हरा बना रहे, ये हमारी वहाँ पे भी शुभकामनाएं हैं। दो स्टॉक है, दोनों ही खरीदारी की तरफ है। पहला जो है वो आरबीएल बैंक पर है। अगर आरबीएल बैंक को हम देखें, पूरे ही बैंकिंग स्पेस में मिड कैप बैंक में काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है और आरबीएल बैंक कुछ समय से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और अब मुझे लगता है कि न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ अब यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऑप्शंस के भी अगर डेटा में देखें तो 660 का जो कॉल ऑप्शन जो सबसे हैवीएस्ट स्ट्राइक था, वहाँ पे कल अनवाइंडिंग होना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर अपने पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे करने की सलाह है। बिकॉज लॉन्ग वीकेंड है तो इसीलिए यहाँ पे स्प्रेड के थ्रू यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 660 का कॉल खरीदें, 680 का कॉल बेचें। 4 रुपये 40 पैसे का ये स्प्रेड है। 12 रुपये का यहाँ पे टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 0, बिकॉज यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 4 रुपये 40 पैसे का ही है। और जो दूसरा स्टॉक जो खरीदना है वो है टाइटन। टाइटन को अगर हम देखें तो काफ़ी समय से कंटिन्यूसली न्यू हाई बनाता जा रहा है और अब यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा काफ़ी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। बिकॉज 1100 के लेवल पे कॉल राइटिंग था, कल वहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ और इनफैक्ट पुट में भी काफ़ी राइटिंग देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अब ये न्यू हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपल, बिकॉज मोमेंटम ड्रिवन ये स्टॉक हो सकता है, तो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी 1120 का कॉल ऑप्शन जो 13 रुपये 50 पैसे के आसपास है उसको यहाँ पे खरीदें। 25 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये का। ठीक है, जो टाइटन की ऑप्शन आपको लेनी है, कॉल लेनी है, तो सीधा सीधा कॉल आपको लेनी होगी 1120 की, 14.5 में मिल जाएगी। 25 का टारगेट, 7 का स्टॉप लॉस है। आरबीएल में आपको ये करना है कि 660 की कॉल को खरीदना है और 680 की कॉल को बेचना है। चलेगा तो कॉल का बेनिफिट मिलेगा और ऊपर जाके जब थकावट आएगी तो कॉल बिके हुई कॉल का बेनिफिट भी आपके ही अकाउंट में आएगा। इसलिए स्टॉप लॉस कुछ ना रखें, 0 हो जाएगा। 4.5 रुपये कुल मिला के खर्चा है इसका है और 12 रुपये का होगा टारगेट। इस बीच पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा पैसा रखने वाले और सबसे ज़्यादा रसूख रखने वाले आजकल बाजार के अंदर वो है म्यूचुअल फंड्स, और सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप वापस स्टूडियो में आए। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सुनील सर की एक खास बात है आज मतलब ये इनकी एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये कितने जिंदा दिल इंसान है, इसका पता चलता है कि आज होली के स्पेशल मौके पर हमने जब इन्हें इनवाइट किया कि सर स्टूडियो आइए, तो स्पेशल कुर्ता खरीद कर लाए हैं स्टूडियो। सर ये सही है ना? सही है, बिल्कुल। तो ये है ना वो पत्रकार वाली जानकारी आपने निकाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार तो है। तो सर बहुत बहुत आपको होली की शुभकामनाएं, बधाएं। सेम आपको भी सर, बहुत बहुत बधाई आपको और एक कुर्ते की भी बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये कुर्ता, वास्तव बहुत अच्छा बना है, जल्दी जल्दी में खरीदा गया है। नहीं, बहुत किसी और की हेल्प ली कि आपने खुद से चुन लिया ये?
एक फ्रेंड था साथ में। बताएं सर, बाजार पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए बाजार पे क्या है कि वो बहुत बढ़िया जो शिफ्ट हुआ है वो है कॉन्फिडेंस आ गई है FIIs और डोमेस्टिक MF में कि ये गवर्नमेंट की वापसी की। तो अगर वो होता है तो चीज़ तो पिछले 6 महीने में जो भी एक रिस्क ऑफ सिचुएशन यानी अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण जो स्टॉक्स और सेक्टर्स बीट डाउन हुए थे, अब जब कंटिन्यूटी आती गवर्नमेंट में तो नेचुरली वो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट 5 साल से चला रही थी उसका कंटिन्यूटी दिखेगा, तो नेचुरली उसमें बाउंस बैक रैली दिख रहा है हमारे लिए, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। और उनके अंदर मैं कहूँगा कि जो साइक्लिकल्स जो हर बार पिटाई होता है तो एकदम ज्यादा गिरते हैं और उछाल होती है तो बहुत ज्यादा उछलते हैं, उनकी अभी जमाना शुरू हो गई है। और ऐसे साइक्लिकल्स में क्या होता है कि एक माहौल अच्छा होना चाहिए, वो अभी सामने दिख रहा है। और अंडरलाइन सपोर्ट इसके लिए आ रहा है 2 चीजों से। मैं एक कहूंगा कि कंजम्पशन की स्टोरी, क्योंकि इंडिया के पर कैपिटा बढ़त और जिसमें जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की जो बढ़त हो रही है उसके कारण जो कंजम्पशन की स्टोरी अगले 3-5 साल के लिए बहुत मजबूत दिख रही है। उसके कारण एक चीज हो रही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में जो ओवरऑल करीबन 76% के लेवल पे है, मगर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे 80% प्लस, जैसे सीमेंट, स्टील, यहाँ पे आप 80% को पार करके देख रहे हैं। तो फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन का जमाना मेरे को करीबन 1 साल 1.5 साल में जरूर दिख रहा है। तो उसके कारण कैपिटल गुड्स के जो साइकिल स्टोरीज है वो है। सेकंड चीज है जो NBFC क्राइसिस के कारण ये ऑटो सेक्टर और जो भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में थोड़ा एक दबाव आया था क्योंकि फ्रेश लेंडिंग नहीं हो रही थी। अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि NPA की प्रेशर कम हो गई है बैंक्स में, वो स्पेस में शिफ्ट होके सभी जगह में हम देखेंगे क्रेडिट, सर्विसेज की क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, इंडस्ट्री की क्रेडिट बढ़ रही है और बैंक्स बहुत जबरदस्त लेंडिंग की कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ रही है। उनका कोर काम भी है और काम था, मगर पहले क्या था कि क्योंकि NPA के कारण उनको कॉर्पोरेट लेंडिंग में थोड़ा उनको एक डर आ गया था और रिटेल लेंडिंग में दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द NBFC जिनका एक एग्रेशन और रिटेल जाके फोन करो इमीडिएटली 30 सेकंड्स में लोन दिलवाओ, ऐसी चीजें में बैंक कम्पीट नहीं कर पाए थे। और आज NBFC के लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण बैंक में सावधानी से एक अप्रेजल करके एक प्रोग्राम बना के लेंडिंग की प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं, उससे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो एकदम दबाव में आया था NPA के जो एक माहौल के कारण, वो अभी एकदम बदल के अभी देखेंगे कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नंबर्स इंप्रूव होते आएंगे, लेंडिंग इंप्रूव होगी। और जब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो बैंकिंग का तो ऑटोमेटिकली आप समझे कि ब्लड सर्कुलेशन की तरह होता है। तो मेरे ख्याल में ये 2 बहुत बड़ा चीज हो रहा है। एक कॉर्पोरेट बैंक्स, खास करके प्राइवेट सेक्टर में अभी मानता हूं मैं, पब्लिक सेक्टर में कुछ गिने चुने गुड क्वालिटी बैंक्स। तो जो अभी आपने चुनाव वाला ट्रिगर बोला, तो चुनाव वाले ट्रिगर को और आपके कामकाज को मिलाकर हमने एक शो बनाया है, चुनावी फंडा। फंड वाले आप हैं और चुनाव आ रहे हैं, तो हमने एक खास रिसर्च की है सर इस बार। और रिसर्च ये की कि 1999, 2004, 2009 और 2014 ये 4 इलेक्शन जो हुए हैं पिछले 20 साल के, इन 20 सालों के चुनाव के पहले, चुनाव के बाद म्यूचुअल फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। और अगर आपने चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले ही, सर जैसे 23 मई है, 23 मई के एक दिन पहले 22 मई वो छुट्टी का दिन है, करेक्ट, तो शनिवार है। हाँ। 21 मई को अगर आपने पैसा लगाया मार्केट में, तो आपका कितने पैसे बन सकते हैं, इसका हमने एक विश्लेषण किया। और ये खास शो चुनावी फंडा, ये आपको देखना है शुक्रवार को दोपहर 12 बजे 11:56 पे एक झलक आपको दिखा दें। इन्वेस्टर्स पैसा चुनाव से पहले लगाएं या चुनाव के बाद? चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कैसे करें फंड का चुनाव, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस यही शो देखिए, चुनावी फंडा। हमारे साथ जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने बड़े दिग्गज विजय मंत्री, बताएंगे आपको इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, आपके पोर्टफोलियो में पैसा जरूर बनेगा, फिर चाहे इक्विटी हो या फिर फिक्स इनकम। तो देखिए चुनावी फंडा सिर्फ जी बिजनेस पर। तो पूरी तरह से ये शो इन्वेस्टर्स के लिए, तो जो इन्वेस्टर्स चुनाव के पहले और चुनाव के बाद अपनी इक्विटी में किस तरह से पैसा लगाना चाहते हैं, इसी शो में डिम्पी एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, और वो रिसर्च फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड पर भी की, डेट फंड पर भी, कि किस तरह से डेट फंड इतने आकर्षक है इस वक्त, वो भी हमने इसमें समझाया। तो अगर आप डेट इन्वेस्टर हैं, इक्विटी इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्टर होना चाहिए। ट्रेडिंग वालों का काम तो सारा शुभम जी और राकेश जी कर ही रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं
और अच्छे ढंग से पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये शो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये शो आपने देख लेना, आपको उसके बाद मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ चुनाव तक आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि बाजार में पैसा कब लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं। मतलब ये मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ, ये शो देखने के बाद आपका कोई डाउट रह जाए तो बता दीजिए। डेट फंड, इक्विटी सब मिक्स, और कब लगाना है, सब कुछ और किस तरह के फंड में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है, डाइवर्सिफाइड में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो एक बार समय वापस से बता दीजिए फिर। शुक्रवार, परसों, शुक्रवार, कल होली मना के आइएगा, ठीक है, परसों दोपहर 12 बजे। हाँ, होली से हो जाइए फ्री, और उसके बाद आपको ये शेयर भी आराम से देख पाएंगे। खैर, इस बीच काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं, और कुणाल जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कुणाल जी का भी एक बार स्वागत करते हैं। कुणाल जी के लिए वैसे इस होली की अहमियत भी बढ़ गई है। कुणाल जी, इस होली की आपको बहुत बहुत बधाई, आपको डबल बधाई है इस बार तो। और विजय चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आज अच्छी ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको भी होली की। कुणाल जी, आपके आज के ट्रेड से कर रहे हैं शुरुआत, बताएं सर। बधाई, और अनिल जी आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई और गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अनिल जी, कल मुझे एक साहब मिले और उन्होंने एक बात मुझसे कही और मुझे कहा है कि वो आप तक मैं पहुंचा दूं। तो उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, वो बरसों से इंग्लिश बिजनेस चैनल देखते आए हैं, और आपके जी बिजनेस में आ जाने के बाद उन्होंने इंग्लिश बिजनेस चैनल छोड़कर हिंदी जी बिजनेस देखना शुरू किया है। और वो कहते हैं वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि आपका अंदाज बहुत अच्छा है, वो ये कहते हैं कि जो जानकारी आप देते हैं उसका वाकई में कोई दूसरा मिसाल नहीं है। वो कहते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपका शो है। एक और सुझाव उन्होंने दिया है, उनका ये कहना है कि भाई किसी तरह अनिल सिंघवी जी को शेयर मार्केट में आप लिस्ट करवा दें, तो उससे क्या है कि रोज रोज ये टिप्स, ये जो हम कॉल्स देते हैं, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे अनिल सिंघवी को रेकमेंड कर देंगे, और मैं और राकेश जी होली ओन्ड सब्सिडरीज हो जाएंगे, तो हम भी इस बहाने लिस्ट हो जाएंगे, और डिम्पी जी स्टेप डाउन सब्सिडरी हो जाएंगे, तो ये भी लिस्ट हो जाएंगे। देखिए, एक्चुअली क्या है कुणाल जी, मैंने सीए तो किया ही है, साथ में सीएस कंपनी सेक्रेटरी भी किया है, तो थोड़ी बहुत है ना, मैं कंपनी के कानून की जानकारी रखता हूँ, और उसके मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में 7 डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। और इस स्क्रीन पे इस वक्त मुझे 7 के 7 लोग नजर आ रहे हैं। तो ये 7 की कंपनी हमारी बन चुकी है बिल्कुल, और हम जब भी लिस्ट होंगे साथ ही लिस्ट होगी, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी हो तो 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो 7 डायरेक्टर चाहिए, तो हम 7 हैं और 7 साथ है। थैंक यू सो मच, और जिसने भी आपको ये कमेंट और कॉम्प्लीमेंट दिया उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर पहुंचाएगा। कोशिश ये करेंगे कि आगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ मैं बताना भी चाहता हूँ, कॉन्शियसली हमने अब थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग के साथ साथ अच्छी रिसर्च, क्वालिटी कंटेंट पर भी फोकस बढ़ा दिया है, और यही इसीलिए हम बात कर रहे थे कि आप शुक्रवार को 12 बजे देखिएगा चुनावी। और आज है ना बुधवार, और हाँ आज भी तो है, आज बुधवार ही है, बुधवार है, 10:30 बजे क्या आएगा, गुरुकुल का दिन है, आज गुरुकुल का दिन है, 10:30 बजे लगेगी क्लास गुरुकुल में। कौन सी क्लास रहेगी जरा देखती है। क्या आपने सीमेंट देखा है, छुआ है, इस्तेमाल किया है? और क्या आपने सीमेंट शेयर में कभी पैसा लगाया है, उनको खरीदा है? खरीदा है ना, लेकिन ऐसे ही बिना सोचे समझे, राइट? तो आइए इस बार हम आपको समझाएंगे सीमेंट सेक्टर की बारीकियां रिसर्च गुरुकुल में। ये जो गुरुकुल वाला भी प्रोमो देख रहे थे ना, बिल्कुल सीधा साधा वाला गुरुकुल है, और किसी भी गुरुकुल के अंदर ऐसा नहीं होता जब तक आप दूसरी तस्वीर ना देख लें। इसलिए सुनील जी, ये दूसरी तस्वीर भी अभी देखिएगा, एक गुरुकुल है। और कुणाल जी, मेरे को लग रहा है जिन्होंने आपको एक कमेंट दिया ना, उन्होंने दूसरा गुरुकुल वाला हिस्सा भी देखा है। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस बात करते हैं फिर इस पे। प्रोमो रिकॉर्ड करना, आओ अंकल। 3, 2, 1, क्या आपने, अरे रुकना भाई, टाइम बना रहा, अभी तो रिहर्सल चल रही है। अरे ठीक है भाई यार, सब सही है, चलो यार, जय माता दी बोलो। मैं सर के चांद पे ना, इसी चला दे यार भाई, पानी उतर आया है। अरे मेरे थॉट्स होते हैं मेरे दिमाग में। डन प्रोमो, ठीक है, शायद આ સારું છે, પરફેક્ટ છે, સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન દે દે।
ये मुकम्मल तस्वीर है गुरुकुल की। गुरुकुल का एक हिस्सा तो ठीक था, वो तो शरीफों वाला गुरुकुल था, लेकिन पूरा गुरुकुल ये बनता है। नहीं देखिए डिम्पी, मजा तभी है कि जब आप हंसते खेलते सारे काम करा लें तो क्या थकान नहीं आती, सबसे बड़ी बात है। पता नहीं चलता कि इस उम्र में आप फिर कैसे काम कर जाते हैं। तो मजा आता है ये करने में, बिल्कुल इसमें कोई डाउट। कुणाल जी, आपके शेयर्स बाकी हैं बताने। जी, दो काउंटर्स डिम्पी जी जिनमें खरीदारी करनी है। एक काउंटर का जिक्र हमने कल किया था और वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जिसमें कि पहला लक्ष्य तो कल ही हासिल हुआ था, उसके बाद ये काउंटर थोड़ा नीचे भी आया है। मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन इसमें पूरी तरह से प्रूफ हो गया है कल के क्लोज के बाद। तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 1450 रुपए तक के लक्ष्य इसमें आते हुए दिखेंगे। 1375 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर जुबिलेंट फूडवर्क्स को बाय करना चाहिए। और दूसरा काउंटर है पीएफसी, जिसमें कि हमने बहुत तेज रफ्तार बढ़त हाल में देखी है और कल भी आप देखिए कि डे हाई के आसपास ये काउंटर बंद हुआ, बड़ी तेजी बनते हुए देखी इसमें भी और आरईसी में भी। मुझे लगता है पीएफसी को बाय करना चाहिए। 116 रुपए पर अब एक स्टॉप लॉस रखें। 129 का टारगेट मुझे लगता है आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक पे है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो दोनों काउंटर्स मेरी राय में खरीदने चाहिए। ठीक है, जुबिलेंट फूडवर्क खरीदना है। कल भी आप इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, कल तो 3 एनालिस्ट ने कहा, आज आप भी फिर से कह रहे हैं। और एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, आरईसी पीएफसी की जोड़ी कल अच्छी चली, पीएफसी आज आपको खरीदना है। विजय चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके शेयर कौन से सर? इस तरह के बाजार में जो आप शेयर के रिसर्च करके लाते हैं ना, वो तो बड़ी गजब की है, अच्छे चलते भी हैं वो। और रिसर्च के साथ उनको मोमेंटम के साथ भी मिक्स जो करते हैं ना विजय जी, वो गजब का कॉम्बिनेशन है। तो इस डेडली कॉम्बिनेशन के आप शेयर बताएं सर। लाइव वाले बताना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह, और आप सबको और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। 2 शेयर्स मैं बोलना चाहूंगा आज। मुझे लगता है कि टाटा ग्लोबल जो 203-204 के लगभग अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें एक अच्छा बिल्डअप हुआ है और मुझे लगता है 220-230 का स्तर इसमें जरूर आना चाहिए। अभी हम कंजम्पशन स्टोरीज की बात कर रहे थे और टाटा ग्लोबल एक क्लासिक कंजम्पशन स्टोरी है, बहुत स्ट्रांग पेरेंटेज है कंपनी की और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से वेल बिल्टअप है फॉर अ रन अप। दूसरा स्टॉक जो मैं बोलना चाहूंगा वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो करीब 95-50 के स्तर पर कल बंद हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक बार ये 100 क्रॉस करेगा तो संभवतः आपको ये 110 और 120 जाता दिखेगा। इसका जो जोड़ीदार है बीईएमएल, उसमें एक अच्छी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मुझे लगता है बीईएल में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और बहुत टाइम से सप्रेस्ड है स्टॉक और अब थोड़ी हरकत दिखनी शुरू हुई है। वॉल्यूम बिल्डअप भी बहुत अच्छा है, तो फंडामेंटली भी टेक्निकली भी दोनों तरीके से स्टॉक अच्छा लगता है। अगर मार्केट में कोई मेजर शॉकर नहीं आता, जो लगता तो नहीं है कि आएगा, तो बीईएल 100 के ऊपर जाता है। मुझे लगता है 120 की अपनी यात्रा शुरू करेगा। ठीक है, बीएल भाव और भावनाएं दोनों से समय ठीक है, इसलिए पहला 100 का टारगेट है, उसके बाद 100 चला तो फिर 20 रुपये और आएंगे, 120 रुपये का टारगेट रखें। शेयर में जाने के लिए तो कुछ नहीं है, ज़्यादातर एनालिस्ट का ये बात बिल्कुल मानना है और विजय जी भी यही बात कह रहे हैं। खैर इस बीच उनके 2 शेयर हो गए, एक तो टाटा ग्लोबल हो गया और एक बीएल हो गया। एक आज के ट्रिगर में ना संदीप ने एक अहम ट्रिगर दिया था, अदानी ट्रांस की बायबैक पर बोर्ड की एक बैठक होने वाली है। अदानी ट्रांस से शुभम शुरू कर रहा हूँ, जरा अदानी ट्रांस के चार्ट देखिए और जरा मेरे को बताएं इसके अंदर करना क्या है। इसकी बोर्ड की बैठक है और बायबैक पर है। जस्ट टू कंफर्म डिम्पी, 223 वाला जो स्टॉक है उसी की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे अगर देखें तो 2-3 दिन पहले जो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था वो काफ़ी पॉजिटिव था और मुझे लगता है कि ये मूवमेंट के बाद जो पिछले 1-2 दिनों से जो कंसोलिडेशन है वो टेम्पररी पुल बैक है और फिर से एक यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है, उसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। तो मुझे लगता है ये गिरावट को यूज़ करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें 210 के आसपास, थोड़ा सा दूर है स्टॉप लॉस लेकिन सेफ लेवल 210 का ही होगा और अपसाइड में मुझे लगता है फिर से 250 तक के लेवल यहाँ पे रीटेस्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए, गिरावट को यूज़ करें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक्सिस बैंक ये है वो स्टॉक, क्या आज निफ्टी को आगे बढ़ाने की कमान ये भी संभाल सकता है? क्योंकि आज बड़े अपग्रेड आए। कल इन्होंने एक एनालिस्ट कॉल किया और इस एनालिस्ट कॉल के बाद सारे ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किए हैं। 840 सीएलए से कह रहा है ये लक्ष्य रखिए। नोमरा और सिटी 900 रुपये तक के लक्ष्य के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स इन्होंने लीड किया है, बैंक निफ्टी को भी और बाजार को भी। सुनील सर, आप तो हमेशा से कह रहे हैं प्राइवेट बैंक, राइट, अभी भी प्राइवेट ही खरीदे या सरकारी भी? नहीं, अभी भी प्राइवेट ही खरीदे। अभी प्राइवेट। अब छोटे वाले खरीदे बड़े वाले? बड़े वाले। बड़े वाले। देखिए इसमें ऐसा है कि चीज़ मैंने कहा ना कि लेंडिंग देने की ताकत बड़े बैंक में होती है। ये छोटे छोटे बैंक जो कह रहे हैं वो अगर स्मॉल फाइनेंस या पेमेंट बैंक हम पे, तो उनकी तो वो उतनी पावर नहीं होती है। अल्टीमेटली लेंडिंग ही बैंकिंग को प्रॉफिट्स दिलवाता है।
बाकी सब चीजें जो होती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, एलसी, गारंटी, कमीशन, ये सब एक एडिशनल सेकेंडरी हो गया। कोर बिजनेस 90% इनकम लेंडिंग से होती है और लेंडिंग में आपको साइज में आता है एक रिसर्च, एक आउटलुक, प्रॉपर तरह से धन को कितना देना चाहिए। प्रमोटर आके पूछेगा मेरे को 1000 करोड़ दो, क्या 1000 देना है या 800 देना है, किस तरह से देना है, क्या कंडीशनलिटीज लगेंगे। तो लेंडिंग इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके पास वो साइज और स्केल हो तो आप उसमें इन्वेस्ट करके आपकी डिसीजन मेकिंग सही तरह से होती है। यही खास चीज है कि लार्जर बैंक्स इन अ रैली विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द स्मॉलर बैंक्स। सो वो मेरे ख्याल में ट्रस्ट शुड बी इन द लार्जर बैंक्स बिकॉज अब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स का भी एक व्यू में आपको मिला है यहाँ पे कि अभी भी आप निजी बैंकों में, खासकर बड़े निजी बैंकों में एक बार पैसा लगा सकते हैं और एक्सिस बैंक आज का हीरो भी साबित हो सकता है। इस बीच कोलगेट पे बंसल जी, एक बार जरा आपकी राय, 29 मार्च को एक बोर्ड की बैठक हो रही है, इसमें डिविडेंड के लिए बातचीत होगी और 8 अप्रैल को इनके डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी हो जाएगी तय। तो जरा कोलगेट का स्ट्रक्चर देख के बताएं सर। देखिए डिम्पी जी, कोलगेट का टेक्निकल रुझान अच्छा है। स्टॉक में नीचे में आप देखें तो 1270 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, किसी ने ले रखा है। तो डिम्पी मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए और नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकें। 1295 के ऊपर अगर निकल के जब डिसाइसिवली सस्टेन करता है तब एक नई खरीदारी करनी चाहिए 1330 के लक्ष्य के लिए, बट नई खरीदारी 1295 के ऊपर करें। बंसल जी, लगे हाथ ना मारुति के बारे में भी देखिए, क्योंकि आप इसके हैं विशेषज्ञ। कल तो ये शेयर टूटा था क्योंकि ऑटो के अंदर वीकनेस थी। आज खबर इस पे ये आई है कि इनका एक इको मॉडल है जो कि कमर्शियली इस्तेमाल होता है, उसके दाम बढ़ा रहे हैं, कुछ और वेरिएंट्स के दाम भी बढ़ा रहे हैं। ये 400 से लेके 23,000 तक दाम बढ़ेंगे अलग अलग मॉडल की गाड़ियों पर। तो मारुति में आज थोड़ी गिरावट है, रुक जाएगी या फिर अभी और टूटेगा? देखिए डिम्पी, इसकी गिरावट तो रुकी हुई है। परसों इसमें जब गिरावट आई थी तब के जो लोस थे 6782 के अराउंड के, 6780 के लोस कल भी नहीं टूटे और 6780 के नीचे ही डिम्पी अब नई मंदी शुरू होगी। तो किसी ने इस खबर के चलते अगर बाई करना है तो 6780 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नई सेलिंग 6780 के नीचे करनी चाहिए। ओके, 6780 के नीचे तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं, वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखिए। मिंडा इंडस्ट्रीज एक नोमुरा की रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है। अच्छी इसलिए कि टारगेट बड़े लंबे वाले दिए, लगभग 40-50% ऊपर के टारगेट है। 490 के 345 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 4% कल नीचे बंद हुआ, चलेगा क्या? अनिल जी, चलना चाहिए। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस नजर आती है चार्ट पर और ये 368 रुपए के आसपास है। 368 अगर इस काउंटर ने पार किया तो फिर सीधा 420 रुपए के लेवल्स आएंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में मार्केट को अंडर परफॉर्म इसने किया है, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीने का चार्ट देखें तो ये मार्केट आउट परफॉर्मर है। तो मुझे लगता है कि 368 के रेजिस्टेंस पार हो जाए तो इसमें डेफिनेटली खरीद करें। जिनके पास पोजीशन है उन्हें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 335 रुपए के आसपास। 368 के ऊपर अग्रेसिवली बाय करने की राय रहेगी। ओके, तो ये है मिंडा इंडस्ट्रीज पर राय आपके लिए।